आइए आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास की शुरुआत करते हैं। इस क्लास में हम यूपीट्रिपल पीटी 2022 के लिए एक फुल टेस्ट कंप्लीट करने वाले हैं। पूरा गाइस प्रैक्टिस सेट है और कोशिश कीजिएगा 100 में 100 सही करने का। और गाइस देखो, मैं आपको बता दूं कि मैं जैसे ही क्वेश्चन बताऊंगा उसके बाद आंसर बताने लगूंगा। तो अगर आप इसका आंसर देखना चाहते हो कि हम कितने प्रश्न सही कर सकते हैं तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा या स्पीड को थोड़ा स्लो कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत आपकी है, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। ये बात जो लिखी गई है बहुत ही लाजवाब लाइन लिखी गई है मेरे प्यारे भाई, कि अगर आपके सपने हैं तो इन सपने को अपने सांसों में रखना होगा। मंजिलें अगर आप देख रहे हैं तो इनको अपनी बाहों में रखना होगा। हर कोई जीत आपकी होगी, बस आपको अपने लक्ष्य को जो है गाइज वो अपने निगाहों में रखना होगा। मतलब अगर आपका लक्ष्य है अपनी मंजिल तक पहुंचना तो उसके लिए जज्बा, जोश, जुनून होना चाहिए। अगर ये 3-4 चीज़ें हैं गाइस, मतलब कुल मिलाकर के अगर आपके अंदर हौसला है तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है कि जो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने से रोक सके। आइए गाइस, इसी आशा जोश उम्मीद के साथ हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपको बता दें कि इस क्वेश्चन में गाइस या इस प्रैक्टिस सेट में आपके हो सकता है कि थोड़े टफ लेवल क्वेश्चन आपको यहाँ पर लगें, लेकिन जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं जानते हो तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न क्या कह रहा है? सिंधु सभ्यता का कौन सा नगर मणके, सीप तथा मुद्रा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? इसका आंसर आप सभी बताएंगे। सिंधु सभ्यता का कौन सा नगर मणके, सीप तथा मुद्रा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? तो देखो, मैं सबसे पहले तो आपको यहाँ पर बता दूं गाइस कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये हर एक क्वेश्चन आपकी इंपॉर्टेंट क्वालिटी के हैं। आपके एग्जाम की दृष्टि से हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा और ये आपका फुल प्रैक्टिस सेट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखो, सिंधु सभ्यता का कौन सा नगर मणके, सीप तथा मुद्रा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा चन्हूदड़ो। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 आपके सामने है। प्रश्न क्या कह रहा है? भारत में हूण सत्ता की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? भारत में हूण सत्ता की स्थापना जो है यह किसके नेतृत्व में हुई थी? इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का, वो हो जाएगा तोरमाड़ के नेतृत्व में। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? तोरमाड़ के नेतृत्व में। यहाँ पर आप देख लो मेरे प्यारे भाई, हूण जो है ये मध्य एशिया की एक बर्बर जाति है और ये इनका प्रथम आक्रमण जो है ये स्कंदगुप्त के समय में हुआ था और इसका नेतृत्व जो है ये खुश नवाज कर रहे थे, जबकि हूणों का दोबारा आक्रमण जो है ये तोरमाड़ के नेतृत्व में हुआ था और उसने चंद्रभागा नदी के तट पर पवैया नामक स्थान पर अपना शासन भी स्थापित किया था। तो ये था गाइज कुछ एक्सप्लेनेशन। देखो, मैं आपको बता दूं, हो सकता है कि क्लास आपकी थोड़ी लंबी हो, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर आप ये पूरा सेट अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लेते हो तो आपके यूपीट्रिपल पीटी एग्जाम में बहुत ज़्यादा आपको सहायता मिलेगी। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न क्या कह रहा है? आंध्र भोज किस विजयनगर कालीन शासक को कहा जाता है? दैट मीन्स ये हुआ कि आंध्र भोज जो है ये किस विजयनगर कालीन शासक को कहा जाता था। और आपके सामने अगला प्रश्न देखो, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि गाइस जो आंध्र नगर है ये गाइस कृष्णदेव राय को कहा जाता था। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यहाँ पर आप देख भी सकते हो इसका एक्सप्लेनेशन। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न क्या कह रहा है कि किस सल्तनत कालीन शासक ने ईरानी त्यौहार नवरोज प्रथा का आरंभ किया? इसका आंसर आप बताएंगे कि किस सल्तनत कालीन शासक ने ईरानी त्यौहार नवरोज का आरंभ किया था? ये प्रश्न जो है ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो समझने के बाद आंसर दीजिएगा। किस सल्तनत कालीन शासक ने ईरानी त्यौहार नवरोज प्रथा का आरंभ किया? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, वो हो जाएगा बलबन। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न नंबर 5। इसको देखिए, पानीपत के तीसरे युद्ध के समय मराठा पेशवा कौन थे? पानीपत के तीसरे युद्ध के समय मराठा पेशवा कौन थे? आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है। तो देखो गाइस, सबसे पहले तो आप ये देख लो, पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था ये सन 1761 में हुआ था और उस युद्ध के समय मराठा पेशवा कौन थे? आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बालाजी बाजीराव। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न आपके सामने है, इसको आप देखिए गाइस। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, इसको समझिए। निम्नलिखित घटनाओं में कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं में कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर क्रिप्स मिशन। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्रिप्स मिशन। यहाँ पर आप इसके एक्सप्लेनेशन के देख लो। देखो गाइज, जो क्रिप्स मिशन है ये मार्च 1942 में गाइज भारत आए थे। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है ये अगस्त 1942 में हुई। लाल किला का मुकदमा जो है गाइज ये नवंबर 1945 का गाइज घटना है। नौसेना विद्रोह जो है ये फरवरी 1946 में। तो सबसे पहले की बात की गई तो मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन जो है ये सबसे पहले गाइज हुआ। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री थे? भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री था? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक प्रश्न है आपके सामने। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्लीमेंट एटली। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इंडियन लिबरल एसोसिएशन की स्थापना जो है ये निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? इंडियन लिबरल एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का, वो हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बिल्कुल सही आंसर, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने गाइस क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इसको देखिए। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन में पहली बार व्यापक तौर पर वंदे मातरम नारे का प्रयोग किया गया था? इसका आंसर आप बताएंगे। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में पहली बार व्यापक तौर पर वंदे मातरम नारे का प्रयोग किया गया था? सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वदेशी आंदोलन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखो गाइस, जो स्वदेशी आंदोलन है ये वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किए गए बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया था स्वदेशी आंदोलन। तो आप ये भी याद रखिएगा, बंगाल विभाजन जो है ये कब हुआ था, तो 1905 में हुआ था। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना की गई थी? निम्नलिखित में से किसके द्वारा अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना की गई थी? सही आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 10 का, वो हो जाएगा वी.आर. अम्बेडकर, या कहा जाए तो भीमराव अम्बेडकर। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देखो मेरे प्यारे भाई, जो वी.आर. अम्बेडकर हैं इन्होंने अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना की, जबकि महात्मा गांधी जो थे इन्होंने अखिल भारतीय हरिजन महासंघ की स्थापना की थी। तो इन दोनों में गाइज आप डिफरेंस को याद रखिएगा, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत आते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने गाइस क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूटान की सीमा से नहीं लगा? मेरे प्यारे भाई, क्लास खत्म होने के बाद आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा, ठीक है। कौन सा राज्य भूटान की सीमा से नहीं लगा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का, वो हो जाएगा मेघालय। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखो गाइस, जो भूटान की सीमा से लगे अंतर्राष्ट्रीय 4 राज्य हैं वो हैं पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम, ठीक है। तो इसमें मेघालय जो है गाइस ये सिर्फ बांग्लादेश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करता है, ये भूटान से बिल्कुल भी नहीं करेगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसको देखिए। सिंधु की सहायक नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है? इसका आंसर आप बताएंगे, सही आंसर क्या होगा। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है आपके सामने। सिंधु की सहायक नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम कौन सा है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। तो क्या क्या हो जाएगा? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। ये गाइस सिंधु की सहायक नदियां हैं जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर गाइस क्रम में लगी हुई हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला स्पेन तथा फ्रांस के मध्य सीमा निर्धारण करती है? इसका आंसर आप बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला स्पेन तथा फ्रांस के मध्य सीमा निर्धारण करती है?
सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गाइज यहाँ पर आपका पेरेनीस पर्वत। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्त, अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकालीन में वर्षा होती है। दैट मीन्स ये हुआ कि शीतकाल में भी वर्षा जो है यह भारत के किस क्षेत्र में होती है, आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है। देखो मैं आपको पहले एक बात बता दूं कि आप जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि गाइस ये आपका फुल टेस्ट है, तो मैं सोचता हूँ कि आपके कम से कम पूरे क्वेश्चन कवर हो जाएँ, तो प्लीज़ जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश किया करें। ठीक है, राइट हो जाएगा आपका उत्तर से पश्चिम, करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अब अगला प्रश्न आपके सामने, देखो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जब आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी तो आप इसका एक्सप्लेनेशन खुद देख लेना। अगला प्रश्न है कि 38वीं समानांतर रेखा जो है ये किन दो देशों को अलग करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। 38वीं समानांतर रेखा जो है ये किन दो देशों को अलग करती है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर होगा मेरे प्यारे भाई वो हो जाएगा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को। क्या हो जाएगा? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन वी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध जो है यह किससे है। सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध जो है यह किससे है, आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है। जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो देखो गाइस, सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध जो है यह किससे है, सही हो जाएगा आपका गरीबी रेखा निर्धारण से, करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख लो मेरे प्यारे भाई, सुरेश तेंदुलकर समिति इसका गठन जो है ये वर्ष 2009 में किया गया था, और इस कमेटी के अनुसार 2004-05 में भारत की गरीबी का जो स्तर है ये लगभग 37.2% था। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने गाइस, इसको आप देखिए। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार व्यवस्था के अंतर्गत, अब यहाँ पर आप देखो गाइस कौन सी व्यवस्था आपसे कह रहा है, PSL व्यवस्था, मतलब प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग व्यवस्था के अंतर्गत बैंकों को अपने निबल बैंक ऋण का कितना प्रतिशत हिस्सा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को वितरित करना अनिवार्य होता है। ये आपका इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो गाइज आपका हिस्ट्री एंड जियोग्राफी दोनों कंप्लीट हो गया, ये इकोनॉमिक्स है। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका वो हो जाएगा मात्रा 40% यानी 40%, राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न क्या कह रहा है इसको तो थोड़ा समझिएगा। स्मार्ट सिटी मिशन जो है ये कब प्रारंभ किया गया। स्मार्ट सिटी मिशन जो है ये कब प्रारंभ किया गया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। और देखो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, स्मार्ट सिटी मिशन जो है ये कब प्रारंभ किया गया मेरे प्यारे भाई, सही आंसर हो जाएगा वर्ष 2015 में, राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर वी। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1991 में अपनाई गई उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियां के मतलब नीतियां जो है गाइस, इनके अंतर्गत वैश्वीकरण को बढ़ावा देने में कौन सा उपाय शामिल नहीं है। तो थोड़ा समझने के बाद आंसर दीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर पहले देखो, यहाँ पर देखो एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा। वर्ष 1991 में अपनाई गई जो उदारीकरण नीति थी, निजीकरण नीति थी और वैश्वीकरण नीति थी, इसके अंतर्गत वैश्वीकरण को बढ़ावा देने में कौन सा उपाय शामिल नहीं है। देखो आयात प्रतिबंधों को हटाना ये शामिल है, प्रशुल्क दरों को कम करना ये भी शामिल है, बाजारों को अन्य देशों के लिए खोलना ये भी शामिल है, लेकिन विनिवेश को बढ़ाना ये बिल्कुल भी शामिल नहीं है। मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है मेरे प्यारे भाई, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 20 देखिए। भारत में कृषि और ग्रामीण विकास हेतु वित्तीय उपलब्ध कराने के लिए शीर्ष संस्था कौन सी है। वित्त मतलब हुआ मेरे प्यारे भाई कि यहाँ पर मनी या कहा जाए तो कर्ज है ना। तो देखो यहाँ पर भारत में कृषि और ग्रामीण विकास हेतु वित्तीय उपलब्ध कराने के लिए शीर्ष संस्था कौन सी है, वो है नाबार्ड। कौन सी है? नाबार्ड है, राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर आप इसका एक्सप्लेनेशन देख लो। 12 जुलाई 1982 को गठित राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक, मतलब मेरे प्यारे भाई यहाँ पर नाबार्ड मतलब हुआ
राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक, इसे नाबार्ड कहा जाता है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि और ग्रामीण विकास हेतु वित्तीय उपलब्ध कराने वाली यह एक शीर्ष संस्था है। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने, संविधान सभा में सीटों का निर्धारण निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ था? संविधान सभा में सीटों का निर्धारण निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ था? आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जनसंख्या के आधार पर सीटों का निर्धारण हुआ था। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? मेरे प्यारे भाई अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे। तो प्लीज़ जो भी प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं मैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे। ठीक है। और मैंने आपको बता ही दिया है कि टेलीग्राम पर आपको डेली सुबह 4 बजे यूपीएससी पीटी के लिए बेहतर प्रैक्टिस सेट मिलता है, तो आप उस प्रैक्टिस सेट को जरूर हल किया करें। तो देखो संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 24 जनवरी 1950। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 24 जनवरी 1950। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। और गाइस 26 जनवरी 1950 से जो संविधान है ये पूरे देश में लागू हो गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए और आपको यहाँ पर गाइस ऊपर 2 कथन दिए गए हैं और नीचे उससे संबंधित आपको विकल्प दिए गए हैं, विचार करना है। पहला देखो, संविधान संशोधन प्रक्रिया जो है ये दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, बिल्कुल सही लिखा गया है। संविधान संशोधन प्रक्रिया जो है ये दक्षिण अफ्रीका से ली गई, बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, मूल कर्तव्य जो है गाइस ये सोवियत रूस से लिए गए, ये भी सही है। मतलब यहाँ पर 1 और 2 जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जो भी हमारे डियर प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखो अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा तेज गाइस बढ़ रहा हूँ, तेज पढ़ा रहा हूँ, तो आप स्पीड स्लो कर लीजिएगा या वीडियो को पॉज करके आंसर समझ करके उसके बाद अपना राइट आंसर मिला सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसको आप बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखो पहला ऑप्शन देखो, भाग 16 जो है ये कुछ वर्गों के संबंध में निर्देश है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी देखो, भाग 17 अधिकरण, बिल्कुल गलत। भाग 17 जो है गाइस ये राजभाषा से संबंधित है, ये अधिकरण से नहीं है। मतलब यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भाग 17 यहाँ पर सुमेलित नहीं है। जबकि भाग 18 आपात उपबंध से है, भाग 20 जो है ये सोवियत संशोधन से है, संविधान संशोधन से है, बिल्कुल सही है। तो मतलब भाग 17 यहाँ पर आपका गलत लिखा गया क्योंकि भाग 17 जो है ये राजभाषा संबंधित प्रावधान है। ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। इसको समझिए, निम्नलिखित राज्यों के बनने का सही क्रम। अब आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है कि सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ, उसके बाद किस राज्य का हुआ, उसके बाद किस राज्य का हुआ। 5 राज्य यहाँ पर आपके सामने लिखे गए हैं, समझने के बाद आंसर दीजिएगा। सबसे पहले देखो यहाँ पर आप देख लीजिए गाइस, गुजरात, नागालैंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है, विकल्प ए जो है ये बिल्कुल सही होगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो गाइस, गुजरात का जो गठन हुआ ये 1960 में हुआ, नागालैंड का गठन 1963 में हुआ, और गाइस जो हरियाणा है इसका गठन 1966 में हुआ, और जो गाइस हिमाचल प्रदेश है इसका गठन 1971 में हुआ। मतलब गुजरात, नागालैंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। तो गुजरात, नागालैंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, मतलब यहाँ पर आपका राइट क्या हो जाएगा, 4 राज्य हैं। ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला कि सार्स का पूर्ण रूप है, सार्स का पूर्ण रूप क्या है, या गाइस नाम आपसे कह रहा है। ये सार्स मतलब यही आपका लिखा गया है, SAR, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये आपका लिखा हुआ है। ठीक है। तो सार्स का पूर्ण रूप क्या कह रहा है, राइट हो जाएगा आपका सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये जो है गाइस ये सार्स का पूरा नाम है। सार्स के बारे में आप देख लो, यह एक प्रकार की बीमारी के लक्षण है जो फ्लू से काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते हैं। ये बीमारी 2002-3 में विश्व के कई देशों में एक साथ फैली हुई थी। ठीक है। हालांकि गाइस ये बहुत ज़्यादा आपका कहा जाए तो खतरनाक नहीं था, फिर भी ये फ्लू से काफ़ी ज़्यादा गाइस कहा जाए तो मिलता जुलता बीमारी था। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने, कोई तारा किसी गैस की कमी होने पर या फिर किस गैस की कमी होने पर
आंसर लाल दानों में बदलने लगता है। गाइस क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि कोई भी तारा किसी गैस की कमी से या मतलब किस गैस की कमी हो जाएगी तो लाल दानों में बदलने लगेगा, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का, वो हो जाएगा हाइड्रोजन की कमी। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर वी। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, इसको आप देख लीजिए। पहला देखो गाइस क्वेश्चन नंबर 28 है, रेबीज टीका का जो आविष्कार है ये लुई पास्चर के द्वारा किया गया था, बिल्कुल सही है। पोलियो ड्रॉप का जो आविष्कार है ये अल्बर्ट सोबिन के द्वारा किया गया, बिल्कुल सही है। जेनेटिक कोड का आविष्कार जो है ये हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया, ये बिल्कुल सही है। होम्योपैथिक जो है ये एडवर्ड जेनर, बिल्कुल गलत, क्योंकि होम्योपैथिक जो है गाइस ये एडवर्ड जेनर नहीं बल्कि होम्योपैथिक के आविष्कारक जो है ये कौन है, ये है हैनीमैन, ठीक है। और एडवर्ड जेनर जो है इन्होंने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। ओके, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है ये सुमेलित नहीं है, मतलब ऑप्शन डी जो भी डियर प्यारे भाई बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला कि कृत्रिम सोना किस किस से मिलकर बनता है। कृत्रिम सोना का मतलब ये हुआ मेरे प्यारे भाई कि मानव निर्मित सोना, प्राकृतिक की बात नहीं कर रहा है, कृत्रिम की बात कर रहा है, थोड़ा समझने के बाद आंसर दीजिएगा। और ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बहुत है, समझने के बाद आंसर दीजिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो देखो कृत्रिम सोना का मतलब हुआ मेरे प्यारे भाई कि मानव के द्वारा निर्मित सोना, सी मतलब हो जाएगा यहाँ पर आपका कापर, एल का मतलब हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम, ठीक है। तो कापर और एल्यूमिनियम ये दो चीजें मिलकर के गाइस गोल्ड का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला अब यहाँ पर आप ये भी देख लो गाइस कि जो कापर है ये 90% होता है और एल्यूमिनियम जो ये 10% ही होती है। इसका उपयोग आभूषण और मूर्तियां बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने कि मांसपेशियों में किस अम्ल की उपस्थिति होने के कारण थकावट का अनुभव होता है। आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है कि मांसपेशियों में किस अम्ल की उपस्थिति या किस अम्ल के ज़्यादा होने से, किस अम्ल के इकट्ठा होने से हमें थकावट महसूस होती है। आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है, इसका आंसर आप देने की कोशिश करेंगे। देखो राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का, वो हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। क्या हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने गाइस कि जोन 2021 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की वर्चुअल बैठक किस स्थान पर आयोजित की गई। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार फिर से सुनिए। जोन 2021 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF, ये पूरा नाम है गाइस, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये FATF का पूर्ण रूप है, ठीक है, कि वर्चुअल बैठक किस स्थान पर आयोजित की गई थी, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। राइट हो जाएगा फ्रांस की राजधानी पेरिस में, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इस बैठक की जो अध्यक्षता है गाइस ये किसके द्वारा की गई थी, तो ये जर्मनी के द्वारा की गई थी, ये बात आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। जून 2021 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने पुरुष T20 विश्व कप को जिस स्थान पर आयोजित किए जाने की घोषणा की वह कौन सा स्थान है। राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का, वो हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात और ओमान, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि जून 2021 में भारत के किस राज्य को रेबीज मुक्त राज्य घोषित किया गया। इसका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का, वो हो जाएगा गाइस यहाँ पर गोवा को, ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न आपसे क्या कह रहा है गाइस, इसको देखिए। प्रश्न नंबर 34 है, जून 2021 में UNCCD द्वारा किसके प्रतिष्ठित यानी कि गाइस लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। दैट मीन्स ये हुआ कि UNCCD 2021 में गाइस लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया था। राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का, वो हो जाएगा फैमिलियल फॉरेस्ट्री को। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत में वन महोत्सव सप्ताह 2021 कब से कब तक मनाया गया था।
ये आपका 2021 का पूरा करंट अफेयर है। राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का, वो हो जाएगा 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है गाइस, इसको आप देखिए। प्रश्न क्या कह रहा है कि विश्व महासागर दिवस 2021 जो है ये किस दिन मनाया गया। विश्व महासागर दिवस 2021 जो है ये किस दिन मनाया गया। राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 8 जून, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न आपके सामने है गाइस, इसको आप देखिए। प्रश्न क्या कह रहा है, जल शक्ति अभियान कैच द रेन को क्रियान्वित किए जाने की अवधि कब से कब तक की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। देखो अगर आपको लगता है मैं थोड़ा तेज गाइस बढ़ रहा हूं तो कोशिश कीजिएगा कि आप वीडियो को पॉज करके आंसर देने की कोशिश, ठीक है। तो 37 नंबर का राइट हो जाएगा 22 मार्च से 30 नवंबर तक, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है गाइस, क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको आप देखिए। भारत के पहले कृषि निर्यात सुविधा केंद्र की स्थापना किस स्थान पर की गई। भारत के पहले कृषि निर्यात सुविधा केंद्र की स्थापना किस स्थान पर की गई, यह प्रश्न आपसे पूछ रहा है। राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा पुणे में, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसको आप देखिए। जून 2021 में किसे उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 का, वो हो जाएगा जसवंत सिंह, बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, जसवंत सिंह सैनी, बिल्कुल राइट हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है गाइस कि 14 से लेकर के 16 अक्टूबर 2021 के मध्य दूसरे संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन 2021 का आयोजन किस स्थान पर किया गया था। राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का, वो हो जाएगा बीजिंग, चीन की राजधानी में, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, साक्षात्र का उचित विच्छेद निम्न में से कौन सा है। ये अब आपका हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई। आपके जीके के जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे पूरे क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है, प्रैक्टिस सेट में। अब आपका हिंदी से संबंधित क्वेश्चन आ गया है। साक्षात्र का उचित विच्छेद निम्न में से कौन सा है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 का। देखो इसका जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा सत धन शास्त्र, ठीक है। क्या होगा, सत धन शास्त्र, ये है साक्षात्र का सही संधि विच्छेद, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और मेरे प्यारे भाई ये जो है ये एक व्यंजन संधि, आप इसको भी याद रखिएगा। अगला है कि घृणा शब्द का विलोम तो वैसे भी अगर आप ऑप्शन ए ही देखो तो वैसे भी आप बता सकते हो घृणा का गाइस विलोम क्या होगा, प्रेम, ऑप्शन ए ही आपका राइट होगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने गाइस की अनेक का पर्यायवाची क्या है। अनेक का पर्यायवाची जो है ये क्या है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो देखो इसका राइट हो जाएगा आपका, हो जाएगा मेरे प्यारे भाई ऑप्शन बी सेना। सेना जो है ये अनेक का पर्यायवाची है। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा कौन कौन से होते हैं देख लो गाइज, अनेक या सेना कहा जाए या कटक कहा जाए या अनि या चयु दल, ये सभी जो है गाइज ये सेना या अनेक के ही पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्या कह रहा है कि निम्न में से अज्ञेय जी की रचना नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नहीं है बात कर रहा है यहाँ पर। तो देखो गाइस ऑप्शन ए देखो, हरी घास पर छड़पर, ये अज्ञेय जी की रचना है। आंगन के पार द्वार, ये भी अज्ञेय जी की रचना है। सुनहरे सेवाल, ये भी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय की रचना है। लेकिन धूप और छाँव जो है ये अज्ञेय की रचना नहीं है, जबकि ये किसकी रचना है, तो ये है दिनकर जी की, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा गाइस याद रखिएगा दिनकर जी की अन्य रचना जैसे सीपी और शंख, आत्मा की आंखें, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, ये गाइस दिनकर जी की कुछ अन्य रचनाएं, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने, शुद्ध वाक्य चुने। आपसे ये कह रहा है कि इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। पहला ऑप्शन देखो, उसने मुझे खाने को बुलाया, बिल्कुल गलत, क्योंकि होना चाहिए उसने मुझे खाने के लिए बुलाया, है ना, तो ये गाइस गलत हो गया। ऑप्शन बी देखो, उसकी ससुराल जयपुर में है, चलो ये भी देखते हैं।
ऑप्शन सी देखो, रास्तों को चौड़ी करना ज़रूरी है। बिल्कुल गलत, क्योंकि रास्तों को चौड़ी नहीं बल्कि रास्तों को चौड़ा करना ज़रूरी है, या रास्ते को चौड़े करना ज़रूरी है ना, ये होना चाहिए। फिर गाइस चौथा ऑप्शन देखो, मेरे को उससे एक बात कहना है। बिल्कुल गलत, क्योंकि मेरे को नहीं बल्कि होना चाहिए मुझको उससे एक बात कहना है, या फिर मुझको उनसे एक बात कहना है, इस प्रकार भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपका मुख्य रूप से सही आंसर क्या हो जाएगा, उसकी ससुराल जयपुर में है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गाइस अब हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन। आप सभी जानते हैं UPSSC PET में गद्यांश के भी क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपके गाइस कुल मिलाकर के 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, 2 गद्यांश रहेंगे, एक गद्यांश से 5 क्वेश्चन और एक गद्यांश से 5 क्वेश्चन आपका रहेगा, जिसमें हम गद्यांश नंबर 1 को कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसे हम ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं। वीरता की अभिव्यक्ति कई प्रकार से होती है। कभी उसकी अभिव्यक्ति लड़ने मरने में, खून बहाने से, तलवार तोप के सामने जान गंवाने में होती है, तो कभी जीवन के गूढ़ तत्व और सत्य की तलाश में बुद्ध जैसे राजा विरक्त होकर वीर हो जाते हैं। वीरता एक प्रकार की अंतः प्रेरणा है। जब कभी इसका विकास हुआ तभी एक नया कमाल नजर आया, एक नई रौनक, एक नया रंग, एक नई बहार और एक नई प्रभुता संसार में छा गई। वीरता हमेशा निराली और नई होती है। नयापन भी वीरता का एक खास रंग है। वीरता देश काल के अनुसार संसार में जब भी प्रकट हुई तभी एक नया स्वरूप लेकर आई, जिसके दर्शन करते ही सभी लोग चकित हो गए। तो ये था गाइस आपके सामने ये पूरा गद्यांश। ठीक है, मैंने इसको अच्छे ढंग से पढ़ लिया है। अब इस गद्यांश से रिलेटेड आपके सामने प्रश्न है। प्रश्न क्या है, इनमें से कौन सा वीरता की अभिव्यक्ति का साधन नहीं है। और आपके सामने ये 4 के चारों ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन देखो गाइस, वीरता की अभिव्यक्ति का साधन लड़ना मरना है, खून बहाना भी है और जीवन की गूढ़ भी है, लेकिन जान बचाते फिरना जो है ये गाइस वीरता की अभिव्यक्ति का साधन नहीं है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 47 देखिए। सत्य और जीवन के गूढ़ तत्वों की खोज के लिए कौन प्रसिद्ध है। अब आप अगर गद्यांश पर ध्यान देंगे गाइस तो यहाँ पर आप देख सकते हो, गद्यांश में देख लीजिए लिखा गया है गाइस कि तो कभी जीवन के गूढ़ तत्व और सत्य की तलाश में बुद्ध जैसे राजा, किसकी बात की गई, यहाँ पर बुद्ध की बात की गई। तो अगर आप यहाँ पर गाइस से ध्यान देंगे ऑप्शन में तो देख सकते हो गौतम बुद्ध आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, वीरता का विकास होने पर नया कमाल नज़र आया, ये कमाल क्या था। अब आप गाइस क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर बताइए। गद्यांश को आपने पढ़ ही लिया है तो देखो गाइस, नई रौनक, नई बहार, नई प्रभुता, ये सभी गाइस इस कमाल में नज़र आते हैं। ये सारे कमाल हैं, राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न आपके सामने, किसको देखकर लोग चकित हो गए थे, राइट हो जाएगा वीरता के स्वरूप को देखकर, आपने गद्यांश में पढ़ा ही है। अगला प्रश्न आपके सामने गाइस की उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक स्पष्ट करें। अब आपने देखा ही गाइस की जो गद्यांश आपने अभी अभी पढ़ा है उस गद्यांश में अधिक बार ज़्यादा से ज़्यादा गाइस किसका जिक्र किया गया, तो वीरता का जिक्र किया गया और सबसे ज़्यादा बार वीरता शब्द ही प्रयोग भी आया है ना। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका जो टाइटल है, शीर्षक है, ये क्या होना चाहिए, वीरता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा आपके सामने गद्यांश नंबर 2, एक मैंने कंप्लीट कर लिया, उसके 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। गद्यांश नंबर 2 है, इसमें भी आपके 5 क्वेश्चन है 51 से 55 तक। आइए इसको भी अच्छे ढंग से पढ़ लेते हैं। गद्यांश है कि संसार में शांति, व्यवस्था और सद्भावना के प्रसार के लिए बुद्ध, ईसा मसीह, प्रभु चैतन्य, नानक आदि महापुरुषों ने धर्म के माध्यम से मनुष्य को परम कल्याण के पथ का निर्देश किया, किंतु बाद में यही धर्म मनुष्य के हाथ में एक अस्त्र बन गया। धर्म के नाम पर पृथ्वी पर जितना रक्तपात हुआ उतना और किसी कारण से नहीं, पर धीरे धीरे मनुष्य अपने शुभ बुद्धि के कारण होने वाले अनर्थ को समझने लग गया। भौगोलिक सीमा और धार्मिक विश्वास जनित भेदभाव अब धरती से मिटती जा रहे हैं। विज्ञान की प्रगति तथा संचार के साधनों में वृद्धि के कारण देशों की दूरियां कम हो गई हैं। इसके कारण मानव में घृणा, ईर्ष्या, वैमनस्य, कटुता में कमी नहीं आई। मानवीय मूल्यों के महत्व के प्रति जागरूकता उत्पादन करने का
उत्पन्न करने का एकमात्र साधन है शिक्षा का व्यापक प्रसार। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन नंबर 51 पर ध्यान दीजिए। 50 नंबर 1 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि मनुष्य अधर्म के कारण होने वाले अनर्थ को कैसे समझने लगा। आपने देखा ही अपनी शुभ बुद्धि से। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आपने यहाँ पर देख लिया, मैं आपको दिखा भी देता हूँ गाइस। यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर आप देखो, धीरे धीरे मनुष्य अपने शुभ बुद्धि के कारण होने वाले अनर्थ को समझने लग गया। तो आपने यहाँ पर क्वेश्चन में भी देख लिया मेरे प्यारे भाई, अनर्थ को कैसे समझने लगा, तो अपने शुभ बुद्धि से। ऑप्शन डी राइट हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने, विज्ञान की प्रगति और संचार, ठीक है, संचार के साधनों की वृद्धि का परिणाम क्या हुआ। तो आपने देखा ही मेरे प्यारे भाई, सबसे नीचे यहाँ पर आप देख लो, फिर से देख सकते हो, लिखा गया विज्ञान की प्रगति तथा संचार के साधनों में वृद्धि के कारण देशों की दूरियां जो हैं ये कैसी हो गई, कम हो गई। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, देशों की दूरियां कम हुई हैं, मतलब ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि देशों में आज भी कौन सी समस्या है। तो आपने देखा ही मेरे प्यारे भाई कि देश में आज भी सांप्रदायिकता की समस्या है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखो, मैं आपको यहाँ पर टाइम नहीं दे रहा हूँ आंसर देने का, कारण है गाइस कि आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर समझ सकते हो, या वीडियो की स्पीड को स्लो कर लीजिएगा, तब आप अपना आंसर देखिएगा और मिलान कीजिएगा। ठीक है, अगर मैं गाइस एक एक प्रश्न में आपको 4 से 5 सेकंड समय दूंगा तो बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा और वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, जो कि बिल्कुल भी उचित नहीं होगा, जिसकी वजह से गाइस मैं आपको टाइम बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूँ। हमारा मकसद है कम समय में आपके पूरे क्वेश्चन को कवर करना, इसीलिए हम तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और अपने प्यारे भाई बहन तक इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा साझा कीजिए, उन्हें भी इस क्लास को शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो आई होप आप गाइस क्लास को शेयर ज़रूर करेंगे। अगला है कि किस कारण से देश में मानव के बीच घृणा, ईर्ष्या, वैमनस्यता एवं कटुता में कमी नहीं आई। तो आपने देखा ही गाइस किसकी कारण से, तो वो सांप्रदायिकता से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त गद्यांश का शीर्षक चुने। तो आपने देखा ही मेरे प्यारे भाई, इसमें कुल मिलाकर के धर्म की बात की गई, धर्म के नाम पर, है ना। तो धर्म यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ए आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपने गद्यांश में देखा ही है। अब गाइस मैं फिर से गद्यांश में लेकर जाऊँ, फिर क्वेश्चन लेकर आऊँ तो बहुत ज़्यादा गाइस ठीक नहीं होगा, जिसकी वजह से आप वीडियो को पीछे करके देख लेना गद्यांश। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो देख लेना, उसमें धर्म की बात ही लगभग कही गई है। ठीक है, तो ये हमारा गाइस गद्यांश 1 और गद्यांश 2 पूर्ण रूप से कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सुमेलित करते हुए नीचे दिए गए कूट से मिलान कर सही विकल्प का चयन कीजिए। आपको यहाँ पर सूची फर्स्ट में गाइस कुछ आंदोलन के नाम दिए गए हैं, तो सूची सेकंड में उनसे संबंधित स्थान के नाम दिए गए हैं। आपको यहाँ पर यह बताना है कि कौन सा सही है। पहला देखो, मैती आंदोलन का संबंध जो है गाइस ये उत्तराखंड से है, बिल्कुल सही है। साइलेंट घाटी आंदोलन का संबंध जो है ये केरल से है, ये भी सही है। बिश्नोई आंदोलन का संबंध राजस्थान से है, ये भी सही है। और जंगल बचाओ आंदोलन का संबंध जो है ये झारखंड से है, ये भी सही है। दैट मीन्स 1, 2, 3, 4 जिस भी ऑप्शन में होगा वही आपका राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में ही आपका दिया गया है, मतलब ऑप्शन ए यहाँ पर आपका लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से किस खेल में सबसे कम खिलाड़ी खेल खेलते हैं। इसका आंसर आप सभी को बताना है। तो देखो गाइस, सबसे पहले बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है, और गाइस रग्बी फुटबॉल में होती है 15, जिम्नास्टिक में होती है 8 और इसमें वॉलीबॉल में होती है 6। तो आपसे यहाँ पर ये 6 लिखा हुआ, ठीक है, ये लीजिए, 1 मिनट, ये लीजिए। किस खेल में सबसे कम खिलाड़ी की बात कराए, तो आपने देखा ही बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या सबसे कम यहाँ पर है। तो वहीं अगर इस ऑप्शन के थ्रू देखा जाए तो रग्बी फुटबॉल में सबसे ज़्यादा है। तो कम की बात कराए तो बास्केटबॉल यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें खिलाड़ियों की संख्या मात्र 5 होती है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने गाइस, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुमेलित है। अब आपको ये बताना है कि इसमें कौन सही सुमेलित किया गया है। पहला देखो ऑप्शन, इराक का पुराना नाम निप्पन, बिल्कुल गलत, क्योंकि इराक का पुराना नाम निप्पन नहीं है बल्कि क्या है, मेसोपोटामिया है। क्या है मेरे प्यारे भाई, तो इराक का पुराना नाम क्या है, मेसोपोटामिया। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, ये है गाइस इराक का पुराना नाम।
जापान का पुराना नाम, तो ये है गाइस जापान का पुराना नाम है, ये है निप्पन, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। ठीक है, ये निप्पन, ये जापान का पुराना नाम हो गया। श्रीलंका का पुराना नाम जो है गाइस जी श्याम नहीं होगा। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सीलोन। क्या है मेरे प्यारे भाई? सीलोन है। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। घाना का पुराना नाम क्या है? ओल्ड कोस्ट है। हाँ, तो मतलब यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही सुमेलित किया गया था। श्याम जो है गाइस जी किसका पुराना नाम है? तो देख लो, ये थाईलैंड का पुराना नाम है। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या मात्र 250 हो सकती है? संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है? ये क्वेश्चन जो है ये आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट बहुत है। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 80 में। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, सुमेलित नहीं है। पहली बात तो गाइस यहाँ पर सुमेलित नहीं बल्कि होना चाहिए सुमेलित है। ठीक है, अब आप देखो सुमेलित है कि यहाँ पर बात कर रहा है, चीन की संसद का नाम जो है ये नेशनल पीपुल कांग्रेस, बिल्कुल गलत, ये है ही नहीं। दूसरा ऑप्शन देखो, अफगानिस्तान की संसद का नाम जनरल असेंबली नहीं बल्कि अफगानिस्तान का संसद का नाम क्या है मेरे प्यारे भाई? शोरा है, तो ये भी गलत। फिर देखो बांग्लादेश की संसद का नाम है जातीय संसद, हाँ ये बिल्कुल सही लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा। देखो यहाँ पर ये सुमेलित हाय पूछना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर ये नहीं, गलत है, टाइप मिस्टेक हो गया, माफ़ करना इसके लिए। सुमेलित हाय पूछना चाहिए था, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न आपके सामने है, इसको आप देखिए। सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सुमेलित करें, नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। आपको यहाँ पर गाइस कुछ संस्थान के नाम दिए गए हैं और उसके बाद उनके संबंध में आपको गाइस फिर से स्थान का नाम दिया गया है। अब आपको यहाँ पर ये बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसके लिए आप 2 सेकंड 3 सेकंड का समय भी ले सकते हो। तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, भारतीय मृदा संस्थान जो है ये है कहाँ पर? तो याद रखिएगा ये है भोपाल में। केंद्रीय आलू संस्थान कहाँ पर है? ये है आपका शिमला में। केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान ये है गाइस आपका उधर गाइस जम्मू कश्मीर श्रीनगर में है। और गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ पर है? तो ये है आपका कोयम्बटूर में। ठीक है, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ है? भोपाल में है। तो क्या होना चाहिए आपका मेरे प्यारे भाई? 2, 1, 4 और 3। तो 2, 1, 4, 3 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन सी रचना महात्मा गांधी की नहीं है? ऑप्शन दिख गया हो तो नकल बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, वो ऊपर कर दिए थे तो आपको हो सकता है दिख गया हो, बताइए। तो देखो गाइस कौन सी रचना महात्मा गांधी की नहीं है आपसे कह रहा। पहला ऑप्शन देखो, हिंद स्वराज महात्मा गांधी जी की है। सत्य के प्रयोग ये भी महात्मा गांधी जी की रचना है। दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास ये भी महात्मा गांधी जी की ही रचना है। जबकि बॉम्बे क्रॉनिकल जो है गाइस ये महात्मा गांधी की रचना नहीं है। तब ये किसकी है? तो ये है गाइस फिरोज शाह मेहता। ये गाइस बॉम्बे क्रॉनिकल जो है ना ये रचना नहीं बल्कि एक अंग्रेजी समाचार पत्र है और इसके संस्थापक है फिरोज शाह मेहता। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? बॉम्बे क्रॉनिकल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, सुमेलित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नहीं यहाँ पर बात कर रहा है। क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से आपका इंपॉर्टेंट है। माय डियर स्टूडेंट, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्लास के स्टार्टिंग में मैंने आप सभी को बता दिया है कि जो भी प्यारे भाई बहन UPSC PET की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए डेली सुबह 4 बजे प्रैक्टिस सेट दिया जाता है टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल के बारे में आप जानते ही हैं, एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर के नाम से है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको डेली सुबह 4 बजे प्रैक्टिस सेट मिलता है, आप वहाँ से भी अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल को
को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। देखो पहला ऑप्शन देखो आनंद भवन जो है ये प्रयागराज में है या कहा जाए इलाहाबाद में है, बिल्कुल सही है। इंडिया गेट नई दिल्ली में है, ये भी आपका सही है, ऑप्शन बी भी आपका राइट हो जाएगा। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, ये भी आपका सही है, मतलब ऑप्शन नंबर सी भी आपका राइट हो जाएगा। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है गाइज ये दिल्ली नहीं बल्कि 2.5 दिन का झोपड़ा जो है ये कहाँ पर है मेरे प्यारे भाई, तो ये है आपका अजमेर में, ठीक है। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसके निर्माण करवाया गया था। तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो है ये दिल्ली नहीं बल्कि अजमेर में है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से किस संगठन का मुख्यालय जेनेवा में नहीं है। आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है कि इसमें किस संगठन का मुख्यालय जेनेवा में नहीं है। ऑप्शन ए विश्व मौसम विज्ञान संस्थान, और ऑप्शन बी है यूनेस्को, ऑप्शन सी है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ऑप्शन डी है विश्व स्वास्थ्य संगठन। देखो जेनेवा में गाइस विश्व मौसम विज्ञान संगठन का भी मुख्यालय हेडक्वार्टर है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का भी हेडक्वार्टर है और विश्व स्वास्थ्य संगठन का भी हेडक्वार्टर जेनेवा में ही है। जबकि यूनेस्को का गाइस हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो यह है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। कहाँ पर है मेरे प्यारे भाई, फ्रांस की राजधानी पेरिस में, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने सुमेलित नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नहीं है बात कर रहा है, जल्दबाजी नहीं करेंगे, ठीक है। पहला ऑप्शन देखो प्रिंस नामक पुस्तक के लेखक हैं मैकियावेली, बिल्कुल सही है। रिपब्लिक नामक पुस्तक के लेखक अरस्तु नहीं बल्कि ये होना चाहिए आपका प्लेटो, ठीक है, क्योंकि रिपब्लिक नामक पुस्तक के लेखक कौन है भैया, प्लेटो हैं, अरस्तु नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जबकि अन टू द लास्ट के लेखक हैं जॉन रस्किन, बिल्कुल सही है। एशियन ड्रामा के लेखक है गुन्नार मिडल, भी ये भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पर रिपब्लिक के गाइस जो हैं ये अरस्तु नहीं बल्कि प्लेटो होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है गाइस, ये क्या कह रहा है देखिए, 66 से 70 तक नीचे दिए गए दंड आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और इस पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर गाइस आपका दंड आरेख से संबंधित क्वेश्चन आया हुआ है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर आपके सामने गाइस विभिन्न देशों की जन्म दरें दी गई हैं, यहाँ पर जन्म दर दिया गया है प्रति 1000 के रूप में और यहाँ पर देश का नाम लिखा गया है, ठीक है। पहला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, किस देश की जन्म दर जर्मनी की जन्म दर से 25% अधिक है। तो पहले तो आप यहाँ पर देखो जर्मनी की जन्म दर कितनी है, 16% है। इसका हम क्या निकालेंगे मेरे प्यारे भाई, 25% निकालेंगे, यानी कि 100 से यहाँ पर भाग दे देंगे, ठीक है। 25 से आप इसका गुना कर गाइस भाग देंगे तो 25 कम 25, 25 चौका 100 हो जाएगा। 4 से आप इसको भाग दीजिए, 4 कम 4, 4 चौके 16, मतलब गाइस इसका 25% कितना आया, जर्मनी की दर का 4 आया, ठीक है। चलिए अच्छी बात है। जर्मनी का गाइस जो यहाँ पर जन्म दर है ये कितना दिया गया, 16 दिया गया। अब इस 16 को हम 4 में ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। अब 20 जो है ये जन्म दर जो है ये किस देश की है, इंग्लैंड की है, तो मतलब यहाँ पर इंग्लैंड जिस भी ऑप्शन में होगा मतलब ऑप्शन सी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया जो मैंने आपको समझाया, फिर से एक बार देख लो गाइस, किस देश की जन्म दर जर्मनी की जन्म दर से 25% अधिक है। जर्मनी की जन्म दर कितनी है, 16 है, ठीक है, अच्छी बात है। इसका कितना कह रहे हैं, 25% कितना कह रहे हैं, अधिक है, मतलब सबसे यहाँ पर हम क्या करेंगे इसका परसेंटेज निकाल लेंगे। 25 से इसको हम कट किए गाइस, 25 से कम 25, 25 चौका 100 हो जाएगा। 4 से इसको कट किए, 4 चौका 16, यानी कि इसका 25% 4 आया। जर्मनी की जन्म दर में मैंने इसको ऐड कर दिया, 16 4 20 आया। 20 किसका, इंग्लैंड का है, तो यहाँ पर आपका इंग्लैंड वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको। अगला प्रश्न आपके सामने, इसको देखिए मेरे प्यारे भाई, क्या कह रहा है, भारत की जन्म दर इंग्लैंड की जन्म दर की कितनी प्रतिशत है। तो देखो भारत की जन्म दर इंग्लैंड के जन्म दर की कितनी प्रतिशत है, ये आपसे पूछ रहा है। भारत की जन्म दर यहाँ पर कितनी है मेरे प्यारे भाई, 33 है। इंग्लैंड की जन्म दर यहाँ पर कितनी है, कहाँ गई इंग्लैंड कहाँ गया भैया, 20 है। तो यहाँ पर आप देखो भारत की जन्म दर इंग्लैंड के जन्म दर की कितनी प्रतिशत है, आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है। चलिए भारत की जन्म दर कितनी दी गई भैया, 33 दी गई। इंग्लैंड की जन्म दर कितनी दी गई, 20 दी गई। प्रतिशत में बात कर रहा है, मतलब मुझे इसका परसेंटेज निकालना होगा, ठीक है। 33 ऊपर रखेंगे क्योंकि भारत की कह रहा है, किसकी बात कर रहा है, इंग्लैंड की बीच में 33/20 गुना इसका हम कर देंगे गाइस 100 क्यों करेंगे, क्योंकि इसका मुझे परसेंटेज निकालना है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब इसका अगर यहाँ पर हम गाइस कट करेंगे तो यहाँ पर आप देख लो, 1 0 से 1 0 आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। 2 से आप इसको काटेंगे, 2 पंचे 10, मतलब हो जाएगा 33 का आपको 5 से गुना करना है। 5 दे 15 के 5 हासिल 1
और फिर 5 दे 15 और 1 16, यानी 165% क्या है इसकी गाइस जन्म दर हो जाएगी। तो जिस भी ऑप्शन में मुझे 165% दिखेगा वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो 165% ऑप्शन ए में ही है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसको आप समझिए। चीन की जन्म दर जर्मनी के जन्म दर की कितनी गुनी है? क्या कह रहा है, फिर से एक बार देखो। चीन की जन्म दर जर्मनी के जन्म दर की कितनी गुनी है? अब यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे ग्राफ में तो देख लीजिए, चीन की जन्म दर जर्मनी के जन्म दर की कितनी गुनी है? चीन की जन्म दर हो गई 40 और जर्मनी की हो गई 16। अब इसका हम गाइस यहाँ पर कट कर देंगे तो 4 चौके 16, 4 दहामा 40, यानी कि 10 का आप 4 से भाग दीजिए, 4 एकम 4, कितना बच गया? 2 बच गया। पॉइंट नहीं, 4 एकम 4 नहीं, 4 दूनी 8, तो 4 दूनी 8, कितना बच गया मेरे प्यारे भाई? 2 बच गया। हमने यहाँ पर पॉइंट लगा दिया और कितना बचा? पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, यानी 4 पंचे 20, मतलब 2.5 गुनी हो जाएगी। तो जिस भी ऑप्शन में मुझे 2.5 नज़र आएगा वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो 2.5 ऑप्शन नंबर डी में है। तो जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत की जन्म दर का स्वीडन की जन्म दर से क्या अनुपात है? अब देखो भारत और स्वीडन के बीच कह रहा है भारत की जन्म दर का स्वीडन की जन्म दर में। ठीक, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, ये है भारत की जन्म दर और ये है स्वीडन की जन्म दर। ठीक है, भारत की जन्म दर का स्वीडन की जन्म दर का कितना अनुपात है, मतलब मुझे इसका अनुपात निकालना होगा। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो 3 पच्चे 15, 3 गेरहियम 33, मतलब यहाँ पर 11:5 आपका राइट होगा। 33/15 मैंने किया, इसको मैंने 3 से कट किया, 3 पच्चे 15, 3 गेरहियम 33 हो जाएगा। तो 11:5, 11:5 आपका जिस भी ऑप्शन में होगा वही सही होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 11:5 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, इंग्लैंड की जन्म दर न्यूजीलैंड की जन्म दर से कितने प्रतिशत कम है? अब यहाँ पर इंग्लैंड की जन्म दर न्यूजीलैंड के जन्म दर से कितने प्रतिशत कम है ये कह रहा है। ठीक है, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो इंग्लैंड की जन्म दर न्यूजीलैंड के जन्म दर से कितने प्रतिशत अधिक है ये कह रहा है। तो गाइस न्यूजीलैंड का कितना है? 30 है। इंग्लैंड का कितना है? 20 है। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पर घटा दिया। फिर किसकी बात कर रहा था गाइस? इंग्लैंड की जन्म दर न्यूजीलैंड के, यानी 30 नीचे भी आएगा। कितना प्रतिशत, मतलब यहाँ पर मुझे 100 से गुना करना होगा तभी मेरा परसेंटेज निकलेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आप देखो गाइस, इसको मैंने यहाँ से कट कर दिया, हमारा एक 0 से एक 0 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर मैं इसको गाइस अभी के अभी खलास कर दे रहा हूँ ताकि मैं समझा सकूँ आपको। ठीक है, चलिए ये हमारा यहाँ पर पूरा का पूरा कट गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो 30, अगर 30 में से अगर आप 20 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका? 10, और 10 का आप 10 से गुना करेंगे 100, 100 का आप 300 भाग देंगे गाइस, तो 100 का आप 3 से भाग दीजिए तो हो जाएगा आपका 3 त्रिक्का 9, एक बच गया। यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया 3 त्रिक्का 9, 33 और 33 सही 1/3, 33 सही 1/3। तो यहाँ पर आप गुणा कर लेंगे तो फिर से हो जाएगा 33 × 99 + 1 यानी 100/3, फिर से वही आएगा, है ना। तो 33 सही 1/3 जिस भी ऑप्शन में होगा वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस, ये 33 सही 1/3 ही लिखा गया है, कुछ इस प्रकार से लिखा गया है। ठीक है, हालांकि टाइपिंग यहाँ पर नहीं हो रहा था तो इस प्रकार से मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्यारे भाई अगला प्रश्न आपके सामने है, निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 71 से 75 तक वृत्तारेख का अध्ययन कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 18,000 रुपये मासिक आय वाले किसी व्यक्ति का मासिक बजट प्लान, यहाँ पर आपके सामने ये वृत्त दिया गया है, देख सकते हो ये गाइस 18,000 रुपये मासिक आय का प्लान, यहाँ पर ये पूरा बजट दिया गया है। ठीक है, चलिए अब इसके संबंध में पहला प्रश्न आपके सामने है, शिक्षा पर मासिक व्यय किराए पर मासिक व्यय से कितना कम है? ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, शिक्षा पर मासिक व्यय जो है ये किराए पर मासिक व्यय से कितना कम है यह आपसे कह रहा है। ठीक है, चलिए कुल मिलाकर के मासिक व्यय कितना दिया गया था मुझे 18,000।
चलिए ठीक है। यहाँ पर गाइस एक बात मैं आपको और बता दूँ अभी के भी गाइस, ये वृत्तारेख दिया गया है और इन वृत्तारेख का पूरा मान होता है आपका 360 डिग्री। ठीक है, कितना होता है 360 डिग्री। तो ये बात आप याद रखिएगा। अब देखो हमसे प्रश्न क्या कह रहा था गाइस, एक बार ध्यान दें। शिक्षा पर मासिक व्यय किराए पर मासिक व्यय से कितना कम है, कितना कम है ना। तो 18,000 ऊपर हो गया आपका, नीचे इसका पूरा मान होता है 360। शिक्षा पर गाइस मासिक व्यय और किराए यानी कि 60 और 65 और 70, तो 70 में से अगर आप 65 घटाएंगे तो आएगा आपका 5। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। एक जीरो से एक जीरो ऊपर नीचे मैंने कट कर दिया। 18 से इसको भाग दीजिए, 18 कम 18, 18 दूना 36, 2 हो गया। 2 से अगर आप इसको 100 के करेंगे तो हो जाएगा 50। अब 50 का 5 से गुना कर दीजिए, 50 25 हो जाएगा, 25 और एक जीरो हो जाएगा, मतलब यहाँ पर आपका 250 हो जाएगा। दैट मीन्स 250 जिस भी ऑप्शन में होगा राइट हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार देख लो, कुल मासिक व्यय आपकी गाइस से दी गई थी 18,000 रुपये। इस पूरे गाइस वृत्तारेख का मान होता है 360। ठीक है, और जो गाइस शिक्षा पर मासिक व्यय है और किराए पर मासिक व्यय है, किराए पर मासिक व्यय से मैंने शिक्षा पर मासिक व्यय घटा दिया, यानी 70 में से मैंने 65 को घटाया, आया यहाँ पर मेरा 5। अब इसको गाइस मैंने इसको कट कर दिया, 18 कम 18, 18 दूना 36, 2 को मैंने 100 से भाग दे दिया, 50 आ गया, 50 का मैंने 5 से गुना कर दिया, 250 आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, किराए पर व्यय विविध उद्देश्यों के लिए व्यय से कितना % अधिक है। फिर से देखो क्या कह रहा है, किराए पर व्यय विविध उद्देश्यों के लिए व्यय से कितना अधिक है। ठीक है, देखो यहाँ पर आप देखिए गाइस, किराए पर व्यय कितना है 70 है, विविध उद्देश्यों पर व्यय कितना है 40 है, और कितना अधिक है आपसे ये कह रहा था। तो यहाँ पर अगर आप 70 में से 40 घटाएंगे तो कितना आएगा 30 आएगा। फिर क्या कह रहा था, किराए पर व्यय विविध उद्देश्यों पर व्यय से कितना अधिक है। तो किस पर बात कर रहा था गाइस, यहाँ पर विविध उद्देश्यों पर है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 40, कितना प्रतिशत अधिक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 100। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर आप देखो गाइस, अगर मैं इसको कट करूँ तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया यहीं पर। ठीक है, अच्छी बात है। 30 का 10 से आप गुना कीजिए, हो जाएगा यहाँ पर आपका 300। 300 को मैंने यहाँ पर 4 से भाग दे दिया, 4 सत्ते 28, 2 बच गया, यहाँ पर मैंने जोड़ दिया 4 पंचे 20, मतलब यहाँ पर आपका हो जाएगा 75%। क्या हो जाएगा 75%। तो जिस भी ऑप्शन में हमारा 75% होगा वही सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 75% आपका ऑप्शन बी में दिया गया है। तो जो भी डियर का ऑप्शन बी आया है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखो, विविध पर मासिक व्यय रुपये में कितनी है। विविध पर मासिक व्यय रुपये में कितनी है, यहाँ पर आप पहले देख लो गाइस, वृत्तारेख देखते हैं। तो विविध पर मासिक व्यय रुपये में कितनी है ये आपसे कह रहा है। कुल मान गाइस, कुल मासिक व्यय कितना दिया गया था 18,000, आपने ऊपर देखा ही। इसका पूरे का मान कितना होता है अभी मैंने आपको बताया गाइस 360। ठीक है, अच्छी बात है। विविध पर मासिक व्यय कितनी है 40 है। अब इसको रुपये में हम कर लेंगे, तो यहाँ पर आप देखो एक जीरो से एक जीरो मैंने यहीं से कैंसिल कर दिया, 18 कम 18, 18 दूना 36, मतलब यहाँ पर हो जाएगा आपका 1000/2 गुने 4। 2 से आप इसको भाग देंगे हो जाएगा 500, 500 का 4 में आप गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2000। समझ में आ गया होगा आपको, कितना आपका आ गया टोटल 2000। जिस भी ऑप्शन में होगा वही हमारा सही हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, भोजन पर मासिक व्यय रुपये में कितनी है। भोजन पर मासिक व्यय रुपये में कितनी है, आइए हम वृत्तारेख यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख लो, भोजन पर मासिक व्यय रुपये में कितनी है, 18,000 टोटल आपका है, 360 इसका मान होता है, भोजन पर 105 हो गया। समझ में आ गया होगा कि मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि गाइस विविध पर पूछा गया था, उसी के बेस पर भोजन पर पूछ लिया गया है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। एक जीरो से एक जीरो यहाँ पर कैंसिल कर दिया, 18 कम 18, 18 दूना 36, चलिए 100/2 गुना 105। ओके, 2 से आप इसको गाइस कट करेंगे, 50 बार जाएगा, तो 50 और 105 का आप गुना कर दीजिए। तो यहाँ पर गाइस 50 का 105 से नहीं बल्कि हम 105 का 5 से गुणा कर देंगे और उसके बाद 0 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 5 गुणे 105, 5 25 के 5 हासिल 2,
5 जीरो में 0 यानी कि 2 के 2 और 5 एकम 5 और पीछे हम एक 0 ऐड कर देंगे क्योंकि मुझे 50 से करना था। तो 5250 जिस भी ऑप्शन में होगा वही हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, मासिक बचत शिक्षा पर मासिक व्यय से कितना अधिक है। क्या कह रहा है, मासिक बचत शिक्षा पर मासिक व्यय से कितना अधिक है। देख लेते हैं यहाँ पर। तो कुल मिलाकर के मान कितना था मेरे प्यारे भाई, 18,000। अच्छी बात है। 360 पूरा मान आता है, मैंने आपको बताया ही। अब देखो यहाँ पर मासिक व्यय और फिर शिक्षा पर व्यय से कितना अधिक है। अगर इस मासिक व्यय मतलब कुल मिलाकर के बजट शिक्षा पर 65, 80 माइनस 65, इसका गाइस यहाँ पर अगर मतलब अंतर निकालेंगे तो आएगा 15। यहाँ पर मैंने लिख दिया 15। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। 18 एकम 18, 18 दूना 36, 100 बट्टे कितना हो जाएगा आपका 2 और गुने 15। 2 से आप इसको कैंसिल कर दीजिए मेरे प्यारे भाई, 50 बार जाएगा। 50 का आप 15 से गुना कीजिए तो 50 गुने 15, 15 पच्चीस 75 और एक जीरो आपका हो जाएगा, मतलब 750 रुपये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। हो सकता है कि मैं थोड़ा तेज चल रहा हूँ तो आप स्पीड स्लो कर लीजिएगा। 750 इस भी ऑप्शन में है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा वृत्तारेख से संबंधित क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आगे हम देखते हैं और क्या दिया गया है। प्रश्न संख्या 76 से 80 दिए गए प्रश्न निम्नांकित तालिका पर आधारित है। तालिका को पढ़ करके प्रश्न के उत्तर देना है। ये रहा आपके सामने तालिका और इसको गाइस पढ़ना है, नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो जो भी डियर क्लास को लाइक नहीं किया मैं लाइक जरूर कर देंगे। जो चैनल पर पहली बार विजिट किया मैं सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे। तो ध्यान दीजिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 76 में क्या कह रहा है, चावल का प्रतिवर्ष औसत कितना है। चावल का प्रतिवर्ष औसत कितना है। ये रहा आपका प्रतिवर्ष और ये रहा आपके सामने चावल। औसत की बात कर रहा है, मतलब इन दोनों गाइस ये पूरा का पूरा सभी वर्षों का योग और उसके बाद में कितने वर्ष हैं उसका भाग। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। 230 धन 228 धन 235 धन 210 धन 225 धन 228। इसको पूरा को अगर आप ऐड करेंगे या फिर अगर आप इन सभी को पूरा का पूरा जोड़ेंगे गाइस तो ये आएगा आपका कुल मिलाकर के 1356। कितना आएगा, 1356 जोड़ लीजिएगा आप। ठीक है, और कुल मिलाकर के वर्ष कितने दिए गए, यहाँ पर 6 दिए गए हैं। 6 से इसको हम भाग दे देंगे। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो 6 कम 6 दूनी 12, एक बच गया यहाँ मैंने जोड़ दिया, फिर 6 दूनी 12, 3 बच गया यहाँ मैंने जोड़ दिया, 6 कहाँ 36, तो 226। और यहाँ पर गाइस कुल मिलाकर के कितने में दिए गए थे, सारे के सारे यहाँ पर माप टन में दिए गए थे। तो 226 टन जिसमें भी ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको। अगला देखो, 1995-96 में पिछले वर्ष की अपेक्षा गेहूं उपज में कितने % की कमी। 1995-96 में पिछले वर्ष की अपेक्षा गेहूं के उपज में कितने % की कमी। तो गेहूं की बात ये रही, 95-96 यानी इसकी बात कर रहा है। ठीक, चलिए अच्छी बात है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए मेरे प्यारे भाई, परसेंटेज की बात कर रहे हैं। पहली बात 640 में से आप 595 पहली बात घटाइए, कितना आएगा आपका टोटल 45 आएगा। इसमें कितनी बात कर रहा है 640 की, परसेंटेज की बात कर रहा है 100। एक जीरो से एक जीरो यहाँ पर मैंने कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा आपका 450, यहाँ पर हो जाएगा आपका 64। अब यहाँ से गाइस अगर आप ध्यान देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए मेरे प्यारे भाई। एक मिनट, मैं यहाँ से कट भी इसको भी कर सकता हूँ या फिर आप इसको भी कर सकते हो मेरे प्यारे भाई। इसको भी आप 2 से कट कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 32 बार। ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और एक यहाँ पर नहीं, या फिर 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, 225 बट्टे 32 हो जाएगा। ठीक है, 225 बट्टे 32 हो जाएगा। ओके, अब अगर आप यहाँ पर 32 से भाग देंगे 225 को तो यहाँ पर देख लीजिए 32 को 7 से आप कीजिए, 7 दूनी 14 के 4, 1 और 7 त्रिक 21 और 1 22, 224 आया मेरे प्यारे भाई। 225 में से 224 आएगा, एक बचेगा, पॉइंट मैंने लगाया, यहाँ पर आपका जीरो बढ़ाया नहीं जाएगा, फिर से जीरो बार ले गए, यहाँ पर 100 हो जाएगा।
ओके, अब यहाँ पर गाइस अगर आप देखेंगे तो ये आपका 3 बार जाएगा, तो 3 दूने 6, 3 त्रिक का 9, 96 4 हो जाएगा, मतलब 7.03 के रिस्पेक्ट में कुछ आ रहा होगा आंसर, तो 7.03 दैट मीन्स यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा हमारे हिसाब से। तो गाइस मैंने अच्छे ढंग से समझा दिया है। दालों का औसत उत्पादन कितना रहा, दालों का औसत उत्पादन कितना रहा, ये रहा आपके सामने दालें और इसका औसत उत्पादन आपसे पूछ रहा है। पूरा का पूरा जोड़ लीजिए, उसके बाद 6 से भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए अच्छी बात है, हम जोड़ लेते हैं। 180, 185, 192, 200, ठीक है, और प्लस 190 धन 195। अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पर, अब इसको पूरा आप जोड़िएगा मेरे प्यारे भाई, पूरा का पूरा आप जोड़िएगा। तो जब आप पूरा जोड़ेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा देख लेते हैं, 1 मिनट। तो ये टोटल आएगा आपका 1142। और गाइस कितने वर्ष हैं, 6 वर्ष हैं। 6 से इसको भाग दे दीजिए आप, ठीक है। तो अगर आप 6 से 1142 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 कम 6 5 बच गया, मैंने यहाँ पर जोड़ दिया 6 9 54। और फिर आप देखिए मेरे प्यारे भाई, आपका ये 0 बार जाएगा, तो फिर पॉइंट लगाया मैंने, 0 बढ़ाया और 36 कटाया, मतलब 190 के रिस्पेक्ट में कुछ आंसर आएगा आपका। तो यहाँ पर 190.33 आपका राइट हो जाएगा। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखो, अंतिम वर्ष का कुल औसत उत्पादन कितना रहा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर गाइस किसी भी फसल की बात नहीं कर रहा है, वर्ष की बात कर रहा है। क्या कह रहा है, अंतिम वर्ष का कुल औसत उत्पादन कितना रहा। तालिका देख लेते हैं यहाँ पर। अंतिम वर्ष आपका ये रहा गाइस 1998 97 है ना। अंतिम वर्ष का कुल औसत उत्पादन कितना रहा, ये आपके सामने पूरा उत्पादन है। पूरा का पूरा जोड़ लीजिए, 5 से भाग दे दीजिए। क्यों, क्योंकि गाइस कुल मिलाकर के 5 ही यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगर पूरा जोड़ेंगे तो 630 धन 228 धन 143 धन 145 और 195। अब मेरे प्यारे भैया पूरा जोड़िए आप, तो ये आएगा टोटल आपका 1341। इसको मैं 5 से भाग दूंगा, ठीक है। 5 से इसको भाग दीजिए, 5 दूने 10, 3 बच गया, यहाँ मैंने जोड़ दिया, और 5 छक्के 30 और 4 बच गया, यहाँ मैंने जोड़ दिया, 5 40, 1 बच गया, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 5 दूने 10, तो 268.2। तो जिस भी ऑप्शन में मुझे 268.2 नज़र आएगा वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो दैट मीन्स यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। गेहूं का कुल उत्पादन चने के कुल उत्पादन से कितना अधिक है। गेहूं का कुल उत्पादन चने के कुल उत्पादन से कितना अधिक है। ये रहा गेहूं का कुल उत्पादन, ये रहा चने का कुल उत्पादन। गाइस इसको जोड़ लीजिए और इसको जोड़ लीजिए, इसको पूरा जोड़ लीजिएगा, इसको पूरा जोड़ लीजिएगा, उसके बाद इसमें से इसको घटा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये रही। अब इसको मैं पूरा अगर जोड़ूंगा, आप जोड़ लीजिएगा, मैं जोड़कर यहाँ पर नहीं बताऊंगा क्योंकि लुल्लू पुंजे तो हो नहीं आपकी जोड़कर मैं बताऊं। तो ये अगर आप पूरा जोड़ेंगे तो ये आएगा आपका 3744, ठीक है। ये आया हमारा गेहूं का कुल उत्पादन, ठीक है, अच्छी बात है। चने का कुल उत्पादन, इसको अगर आप पूरा जोड़ेंगे मेरे प्यारे भैया तो ये आएगा आपका 852, ठीक है, 852। गेहूं का कुल उत्पादन चने के कुल उत्पादन से कितना अधिक है, मैं इसको घटा दूंगा। यहाँ पर 4 में से 2 जाएगा, आपका 2 बचेगा। 14 में से 5 जाएगा, आपका 9 बचेगा। यहाँ 6 इधर उधार लिया, 16, 16 में से 8 जाएगा, 8 बचेगा। 2892, जिस भी ऑप्शन में मुझे 2892 नजर आएगा वही हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2892 ऑप्शन बी दिया गया है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखो मेरे प्यारे भाई, प्रश्न संख्या 8185। नीचे के ग्राफ में एक मरीज के रक्तचाप का विवरण प्रदर्शित किया गया है। ग्राफ की सहायता से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जबकि मरीज को गाइज जो दवा है ये 6 बजे दवा दी गई। तो ये गाइज थोड़ा समझ से नहीं आ रहा क्या लिखा है, चलो इसको छोड़ दीजिए, उत्तर देना है, हम देखते हैं क्या कह रहा है। ये रहा आपके सामने पूरा का पूरा ग्राफ, ये रहा उसके सामने रक्तचाप, ये है गाइस समय बजे में, ठीक है, अच्छी बात है। पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 1 बजे दवा देने के 2 घंटे बाद मरीज का रक्तचाप कितना था। देखो यहाँ पर
1 बजे जब दवा दी गई तब मरीज का रक्तचाप था 80। उसके 2 घंटे बाद मतलब 1 घंटा ये एक और 1 घंटा ये, मतलब 2 घंटा यहाँ पर 3 पर पूर्ण हो रहा है, 3 बजे पूर्ण हो रहा है। 3 बजे अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो कितना बढ़ रहा है मेरे प्यारे भाई, ये 90 हो रहा है। उसका रक्तचाप कितना हो रहा है, 90 हो रहा है। तो इसका जो गाइस ब्लड प्रेशर होगा ये कितना होगा, 90 होगा। तो मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। समझ में आ गया है ना। चलिए ये गाइस ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको छोड़िए। अगला देखिए, 6 बजे दवा देने के बाद मरीज की सबसे अच्छी स्थिति कब थी। तो 6 बजे दवा देने के बाद मरीज की सबसे अच्छी स्थिति ये रहा गाइस 6 बजे, और इसके बाद यहाँ पर आप देखो ये रहा, ठीक है। और 6 बजे के बाद मरीज की सबसे अच्छी स्थिति कब थी, तो सबसे उच्च पर कब पहुँचा ये भैया, 8 पर पहुँचा। मतलब कब थी ये, 8 बजे सबसे अच्छी स्थिति हो जाएगी, उच्च स्थिति हो जाएगी। तो कब हो जाएगी आपकी, 8 बजे। तो जिस भी ऑप्शन में मुझे 8 बजे वो नज़र आएगा वही हमारा सही हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर आप देखो ये तो गाइस गलत ही है, 8 बजे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, क्लास खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये हमारी क्लास कैसी लगी, मेहनत हमारी आप सभी को कैसी लगी। क्लास खत्म होने के बाद अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगला देखो, 1 बजे वाली दवा का असर कितने बजे घटना शुरू हुआ। अब देख लेते हैं 1 बजे वाली दवा का असर कितने बजे घटना शुरू हुआ। यहाँ पर आप देखो 1 बजे वाली दवा का असर यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ से घटना शुरू हुआ। कितने बजे से भैया घटना शुरू हुआ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे प्यारे भाई ये कितने बजे से घटना शुरू हुआ। यहाँ पर देखो 4 बजे से। क्यों, क्योंकि फिर से देखो 1 बजे दवा का असर यहाँ से चढ़ा और उसके बाद देखो गाइस यहाँ से चढ़ता गया चढ़ता गया चढ़ता गया चढ़ता गया और उसके बाद ये यहाँ से नीचे हो गया। मतलब 4 बजे गाइस इसका दवा का असर क्या है, ये कम हो गया। तो यहाँ पर 4 बजे जिस भी ऑप्शन में होगा हमारा ना वही सही हो जाएगा। ये रहा आपके सामने ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला देखो, 6 बजे वाली दवा का असर कितने बजे घटना शुरू हुआ। 6 बजे वाली दवा का असर भैया ये 6 बजे हमारी दवा शुरू हुई, घटना कब शुरू हुआ, 8 बजे से। बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए ना तो फोड़ के आ जाना एग्जाम में। बहुत आसान सारे क्वेश्चन है। ये रहा मैथमेटिक्स से संबंधित क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये भी बहुत ईजी है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। इसका आंसर आप बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तब तक आप सभी प्यारे भाई बहन जिसने क्लास को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर देंगे, जो चैनल पर पहली बार विजिट किए वो सब्सक्राइब कर लेंगे। देखो यहाँ पर आप देखो गाइस, अगर आप इसके हल करें तो ध्यान दीजिएगा, आप इसमें गाइस दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। क्या करेंगे आप, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। यहाँ पर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ, इसका स्क्वायर कर देता हूँ। इसका अगर आप स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, तो बचेगा हमारा 1 + x/16। ओके, इज इक्वल टू यहाँ पर अगर आप 13 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 169, और अगर 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 16। ओके, अच्छी बात है। फिर आप देखो गाइस यहाँ पर इस एक का हम यहाँ पर क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे। क्या कर देंगे, तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, वो कट गया था, चलिए गाइस माफ़ कीजिएगा। देखो 1 + x/16 हमारा आया था, 13 3 169 आया था, 4 चौके 16 आया था। इतनी आपको समझ में आ गई थी बात। एक का मैं यहाँ पर क्या करूँगा, पक्षांतर करूँगा। इधर आएगा हमारा किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ पर मैं इसको एक को अभी के अभी खलास कर दे रहा हूँ और इस एक को मैं यहाँ पर क्या कर दे रहा हूँ भैया, ऐड कर दे रहा हूँ, जो कि माइनस में होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इस एक का गाइस आप इसके साथ गुना कीजिए या कहा जाए एलसीएम लीजिए, बात एक ही है। यहाँ पर 16 हो जाएगा, ये पूरे के बटे हो जाएगा, ये पूरे के बटे हो जाएगा। 169 में से आप 16 घटाइए, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 1/16 बराबर हो जाएगा आपका 153/16। क्यों, क्योंकि 169 में से अगर आप 16 घटाएंगे तो 153 आएगा। 16 से 16 कट जाएगा, x बराबर हमारा कितना आ गया, 153। तो जिस भी ऑप्शन में 153 है बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आ गया ना। फिर से एक बार देख लो आप गाइस, दोनों पक्षों का वर्ग कीजिए। ठीक है, इसका वर्ग इसका वर्ग, ये वर्ग से गाइस ये हमारा रूट कट गया, 1/x बचा, यहाँ पर 16 बचा। 13 का वर्ग मैंने किया 169 आया, 4 का वर्ग किया मैंने 16 आया। इसका एक का गाइस हमने इसका एक का यहाँ पर मैंने पक्षांतर कर दिया। इस 16 का गाइस मैंने इसमें गुना किया, 16 हो गया, ये पूरे के बटे हो गया, 16 हो गया। ठीक है, 169 में से मैंने 16 घटा दिया, यहाँ पर आपका बच गया 53, और यहाँ से 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, x बराबर 53 यानी 153 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो,
ये आपके सामने सॉल्यूशन है, पीडीएफ के साथ आपको मिल जाएगा। पीडीएफ के बारे में आप जानते ही हैं, कहाँ पर पीडीएफ मिलेगा मैंने पहले भी बता रखा है, टेलीग्राम पर आपको मिलेगा। अब देखो ये वाला गाइज, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान देंगे, थोड़ा सा दिमाग को प्रेशर डालेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। देखो 0.07 का स्क्वायर है, फिर माइनस है 0.03 का स्क्वायर, फिर वही नीचे है 0.07 माइनस 0.03। ओके 0.07। अब आप अगर इसका वर्ग करेंगे तो बहुत ही लंबा लग तो जाएगा, लेकिन लेंथी बहुत हो जाएगा, लेकिन हमें एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलता। यहाँ पर ध्यान देंगे तो ये है आपका ए का स्क्वायर, ये है आपका बी का स्क्वायर, ये है आपका ए, ये है आपका माइनस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप जानते ही हैं क्या होता है। यहाँ पर मैं लिख भी दे रहा हूँ मेरे प्यारे भाई, क्यों जल्दबाजी करें। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है आपका एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में आपका ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी और ये हो जाएगा आपका ए माइनस बी और नीचे है ए माइनस बी में। क्यों? क्योंकि ये ए पूरा मैंने माना, इसको मैंने पूरा बी माना, तो ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, तो ए माइनस बी हो गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ए माइनस बी से ए माइनस बी हमारा यहाँ पर कट गया, क्या बचा हमारा ए प्लस बी। ए प्लस बी हमारा बचा है ना, तो यहाँ पर ए प्लस बी मैंने लिख लिया। फिर देखो ए यहाँ पर हमारा है 0.07 प्लस लगाया, बी हमारा है 0.03। अगर आप पूरा ऐड करेंगे तो 7 और 3 10 यानी 0.110 यानी 10, मतलब यहाँ पर 0.10 वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा, करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी मेरे प्यारे भाई। अगला देखो, ये आप देखो हो सकता है कि क्लास आपकी थोड़ी लंबी होती जा रही हो, लेकिन आप इसकी भी चिंता बिल्कुल ना करें, क्योंकि समझाना का हमारा जिम्मेदारी कि मैं आपको समझा सकूं, इसी वजह से हो सकता है कि क्लास थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन बिल्कुल चिंता ना करो। देखो 120 रुपये का 4%, 120 रुपये का 4% आपसे कह रहा है, ठीक है। और फिर क्या कह रहा है कि 80 रुपये का 3% स्टॉक में कौन सा निवेश बेहतर है, यह आपसे कह रहा है। 120 का हम 4% पहले निकाल लेते हैं और यहाँ पर 100 से कर देंगे, ये कट गया 0 से 0, ठीक है। तो यहाँ पर 12 का 4 से आप गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 48/10। अगर आप इसका भाग देंगे तो हो जाएगा आपका 4.8, ठीक है। तो यहाँ पर 120 वाला हमारा कितना आया भैया, 4.8। चलिए इसको एक साइड में रख देते हैं। 80 का आप 3% निकाल लीजिए, यहाँ पर 80 गुना 3/100, 1 से 1 यहाँ पर कट जाएगा, 8 त्रिक के 24 हो जाएगा। 24 को हम 10 से भाग देंगे, 2.4 हमारा 80 वाला आ जाएगा। अच्छी बात है। कौन सा निवेश बेहतर है, सबसे ज़्यादा किसका आ रहा है, 4.8 का आ रहा है, मतलब 120 रुपये वाला, मतलब पहला वाला आपका राइट हो जाएगा। तो जो भी यहाँ पर बता रहे हैं पहला ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया मेरे प्यारे भाई, चलिए अच्छी बात है। अगला देखो, एक स्कूल में 34 छात्रों का माध्य भार 42 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर दिया जाए तो माध्य भार 400 ग्राम बढ़ जाता है। अध्यापक का भार किलोग्राम में ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, एक स्कूल में 34 छात्रों का माध्य भार कितना है, 42 किलोग्राम है। अब अगर यहाँ पर अध्यापक का भार हमसे पूछ रहा है, अगर यहाँ पर गाइस हम अध्यापक का भार निकालें तो इसमें जितना माध्य भार है उतना में हम जोड़ेंगे जो गाइस संख्या है छात्र की और अध्यापक दोनों की संख्या, जितनी वृद्धि हुई है उसका यहाँ पर हम गुना कर देंगे, आंसर बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। देखो ध्यान दीजिएगा, माध्य भार कितना है, 42 है, प्लस मैंने किया, इसमें अध्यापकों की और छात्रों की संख्या कितनी है, 34 छात्र हैं और एक अध्यापक है, मतलब यहाँ पर 35 हो गया, ठीक है। अच्छी बात है। गाइस वृद्धि कितनी हो रही है माध्य भार में, यहाँ पर 400 ग्राम, ये हो गया आपका 400। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आप बोर्ड मास के रूल को आपने पढ़ा होगा, उसमें क्या करें, पहले गुना होगा उसके बाद जोड़ होगा। 35 का आप 400 से गुना करेंगे, आएगा आपका 42 प्लस 1400, कितना आएगा, 1400 आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, हमसे किलोग्राम में पूछ रहा था, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो 1400 को अगर आप किलोग्राम में बदलेंगे तो गाइस 1000 से आप भाग दे देंगे, ऐसे ही तो है। 1000 से मतलब 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ पर हमारा कितना बचेगा भैया, यहाँ पर हमारा टोटल बचेगा 14। अब 42 में आप 14 जोड़ दीजिए, आपका सही आंसर हो जाएगा। 4 और 2 6, 4 और 1 5, मतलब 56 यहाँ पर राइट हो जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। हमसे अध्यापक का भार पूछ रहा था, अध्यापक का भार निकालने के लिए कुल भार में गाइस हम जोड़ेंगे अध्यापकों की संख्या, छात्रों की संख्या, उसके बाद जितने माध्य भार में वृद्धि हो रही है उसको जोड़ेंगे। किलोग्राम में हमसे पूछा जा रहा था, 1000 से मैंने भाग दे दिया, 42 आया और प्लस 14 आया, 42 14 को मैंने जोड़ दिया, 56 हमारा सही आंसर आ गया।
ठीक है, समझ में आ गया मेरे प्यारे भाई। चलिए अगला देखो गाइस, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 90 है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये हमसे सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, 3 के घात में 0 है और 3 के घात में -1 है। अब आप सभी जानते हैं अगर किसी भी संख्या के घात में अगर 0 हो या गाइस ए के घात में 0 है तो आपने रूल पढ़ा है उसका मान 1 होता है। तो 3 के घात में 0 मतलब 1 प्लस, और अगर यहाँ पर माइनस की संख्या को हम घटाएंगे तो 1 बटे में कर देंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। बटे मैंने लगा दिया, फिर यहाँ पर माइनस है, इसको हम घटाएंगे तो इसका भी 1 बटे में कर देंगे। अच्छी बात है, माइनस लगा है माइनस कर दिया। 3 के घात में 0 है तो इसको हम 1 लिख सकते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, 3 एकम 3 और 1 4 बटे 3 हो जाएगा, बटा पूरे का है, पूरे के बटे, और 1 3 एकम 3 -3 और 1 यानी कि माइनस का 2 और बटे 3। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। 3 दूने 6, यहाँ पर हो जाएगा आपका -6, 4 3 12, ये हो गया आपका 12। तो 12 यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 12 बटे 6, 6 कम 6, 6 दूनी 12, माइनस का 2 यहाँ पर आपका राइट होगा। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। मैंने आपको बताया ना, 3 के घात में अगर 0 है तो इसका मान 1 होता है। ये माइनस में है, इसको मैंने 1 बटे 3 कर दिया है। ये 3 के घात में, इसको मैंने 1 बटे 3 कर दिया, इसका मान भी 1 होता है। अब आप इसमें जो चिन्ह दिया गया उसके आधार पर लगा लेना। मैंने बता दिया है, फिर से अगर आप नहीं समझ पाए तो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अगला देखो, अगला आपसे क्या कह रहा है गाइस, ये आपका इंग्लिश में आ गया है। इन द फॉलोइंग पैसेज सम ऑफ द वर्ड्स हैव बीन लेफ्ट आउट, रीड द पैसेज केयरफुली एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन ब्लैंक आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव। फिर यहाँ पर आपके सामने दिया गया है, ये पूरा पढ़ना है, पूरा पढ़ लीजिएगा आप। ठीक है, मैं पूरा पढ़ूंगा गाइस, वैसे भी मैंने हिंदी पूरा पढ़ा है, यहाँ पर भी पूरा पढ़ेंगे। इसमें तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन है, लगभग 4-5 क्वेश्चन है, पूरा पढ़ेंगे तो टाइम ही आपका वेस्ट होगा। तो यहाँ पर आपको मैं बता दे रहा हूँ इसका आंसर, आप देख लीजिएगा। इसका देखो, दी डैश है ऑफ एनर्जी इन इंडिया आर मेड फ्रॉम बोथ कॉमर्शियल रिक्वायरमेंट्स, यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, महत्वपूर्ण की बात कर रहा है। ओके, तो रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आप ये ऊपर का पूरा गाइस रीड पूरा पैसेज पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप यहाँ पर मिलान कीजिएगा, रिक्वायरमेंट्स ही आएगा आपका आंसर। ठीक है, मैं पूरा पढ़ पढ़ कर बताऊँगा भैया तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, और उतना टाइम वेस्ट करना उचित बिल्कुल भी नहीं है। अब इसका आंसर आप देख लो, यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ। दी मोस्ट डैश है दी सोर्स ऑफ एनर्जी टुडे आर कोयल एंड नेचुरल गैस, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पर सॉल्व करवा दे रहा हूँ। ये तो आप पैसेज को पढ़ करके आंसर बिल्कुल आसानी से बता ही सकते हो, इसमें गाइस बताने की क्या जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 93 भी आप देख लो, आंसर बता रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड फायरवुड काउ डूइंग केक एंड वेजिटेबल वेस्ट इट इज दैट नॉन कॉमर्शियल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। इसका सही आंसर हो जाएगा गाइस, वो हो जाएगा आपका कॉन्स्टिट्यूट्स। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है, अब अगला देखो, व्हाइल नॉन कॉमर्शियल फॉर्म ऑफ एनर्जी डैश डिमांड। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मेरे प्यारे भाई, हो जाएगा मीट, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर कोयल इज द डैश सोर्स ऑफ कॉमर्शियल एनर्जी इन लार्जेस्ट, यानी विशालतम हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर, डी आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो, यहाँ पर आप देखो गाइस, ये रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको समझिएगा। निर्देश है, निम्न प्रश्न में 5 शब्द दिए गए हैं, कौन सा शब्द बिल्कुल बीच में आएगा यदि सभी शब्दों को अंग्रेजी की वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। डिक्शनरी के क्रम में पहले व्यवस्थित करेंगे और उसके बाद बीच में आने की बात कर रहा है। नंबर 1 पर पहले आप देखो, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप, बिल्कुल बहुत आसान है, बहुत आसान है। नंबर 1 पर यहाँ पर आपका आएगा पैरासाइट, ये आपका हो गया है मेरे प्यारे भाई नंबर 1 पर। और नंबर 2 पर आएगा आपका, वो आएगा पार्टी। ठीक है, नंबर 3 पर आएगा मेरे प्यारे भाई आपका, वो आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा बताइए, पेस्ट आएगा। और नंबर 4 पर आपका आएगा पीटल, क्या आएगा भैया, पीटल। और नंबर 5 पर प्रिक। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। डिक्शनरी से आप मिलान कर लीजिएगा भैया, पहले तो आएगा आपका PAR, फिर उसके बाद ए आएगा, है ना, टी तो आनेगा नहीं, उसके बाद आर के बाद फिर एस तो आएगा, है, तो मतलब ए 1 2 4 5 3 इस तरीके से हुआ। अब आप यहाँ पर लिख लो 1 2 3 4 और 5, बीच में कह रहा, बीच में हमारा तीसरा शब्द आया, तीसरे पर क्या आया हमारा, पेस्ट, मतलब ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, या आप जिस भी लॉजिक लगाना चाहें, जिस तरीके से भी लॉजिक लगाना चाहें लगा सकते हैं। अगला देखो, ये प्रश्न क्या कर रहा है, रीजनिंग का ये भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 6 मित्र हैं MNOP तथा R एक वृत्त में खड़े हैं, N जो है वह O के, चलो अभी यहाँ पर छोड़ो, क्या कह रहा है,
6 मित्र हैं। चलिए अच्छी बात है। यहाँ पर पहले हमें एक वृत्त बना लेते हैं। ये लीजिए भैया, ये रहा आपके सामने पूरा का पूरा वृत्त। ये मैंने बीच में इसका सेंटर रख दिया। 6 मित्र हैं, 1 हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए। ये 6 मित्र हैं। अच्छी बात है। एन जो है वह ओ और पी के बीच में है। यहाँ पर मैंने अगर एन रखा तो यहाँ पर ये ओ हो जाएगा, यहाँ पर ये पी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कह रहा है एन जो है भैया ये ओ और पी के बीच में है, तो यहाँ पर एन हो गए, ये ओ और पी के बीच में हो गए कि नहीं हो गए? हो गए है ना। फिर देखो एम जो है वह ओ और क्यू के बीच में है, तो यहाँ पर एम जो है वह किसके बीच में? ओ और क्यू के बीच में। ये हो गया एम और ये हो गया हमारा क्यू। क्यों? क्योंकि ओ और क्यू के बीच में एम हो गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर क्या कह रहा है? आर और पी एक साथ खड़े हैं, यहाँ पर हमारा आर ही बचेगा। अब आप मिलान कर लो एक बार फिर से। एन ओ पी के बीच में है, जो गाइज एन है ये ओ और पी के बीच में है, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है एम ओ क्यू के बीच में है, एम जो है ये ओ और क्यू के बीच में, ये भी सही हमारा निकला। आर और पी एक साथ में खड़े हैं, आर और पी एक साथ में खड़े हैं, ये भी सही है। चलिए पूछ क्या कह रहा है? एम और आर के बीच में कौन है? एम और आर के बीच में कौन है? क्यू ही भैया है यहाँ पर, तो क्यू यहाँ पर आपका राइट होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला है कि निर्देश है, निम्न प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। ये गाइस पूरा का पूरा विपरीत क्रम में दिया गया है, अपोजिट दिया गया है। ई का वी, जे का क्यू, ओ का एल, टी का जी, है ना। ये जो गाइस अल्फ़ाबेट होता है ना, 1 से M तक लिखते हैं, उसके बाद विपरीत क्रम में लिखते हैं, तो वही आपका विपरीत दिया गया है। बी का क्या होता है? वाई होता है। जी का होता है टी, एल का होता है ओ, और क्यू का होता है जी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आसान है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 99 क्या कह रहा है? निर्देश है, निम्न प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करना है। ये आपके सामने ऑप्शन है, लुप्त संख्या ज्ञात करना है। थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, दिमाग लगाना है। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो 10 8 का आप गुना कीजिए, कितना हो जाएगा आपका? 80। इसमें हमें 5 जोड़ देना है, कितना हो गया हमारा? 85। ठीक है। 7 का 7 से गुना करेंगे, हो जाएगा 49। इसमें मुझे गाइस 5 जोड़ देना है, ये हो गया हमारा 54। बिल्कुल सही बैठ रहा है। 8 का 9 से गुना कीजिए गाइस, 8 9 72। इसमें हम 5 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा हमारा? 77। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट होगा कि नहीं होगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर 77 भरा जाएगा ना, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला कि दिए गए वर्ग में कुल कितने त्रिभुज हैं? ये आपके सामने गाइस ये एक वर्ग है, इसमें त्रिभुजों की संख्या आपको ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो 1 2 3 4 5 और 6 हो गया पूरा। 6 हो गया पूरा कि नहीं हो गया? 6 और ये आपका पूरा बड़ा सा दिख रहा है ना पहाड़ जैसा, ये हो गया आपका 7। और ये कि ये उल्टा पड़ा हुआ है, ये उल्टा पड़ा हुआ है, ये हो गया आपका 8। समझ में आ गया? ध्यान दीजिए यहाँ पर आप, ऑप्शन में है कि नहीं? 8 है। देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ये पूरा आपका 7 हो गया, ये पूरा आपका 8 हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने गाइस 100 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कर लिए। यूपीट्रिपल पीईटी के मॉक टेस्ट पूरे मैंने कंप्लीट कर लिए। अब आपको कमेंट में ये हमें बताना है कि हमारी मेहनत आप सभी को कैसी लगी, मैं आपको अच्छे ढंग से समझा पाया या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो लाइक करके ही जाइएगा। और गाइस अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरीके से डेली इसी तरीके से बेहतर मॉक टेस्ट मिलता रहे। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेगी, जाकर के आप चेक कर लेना। ठीक है। आपका स्कोर कितना रहा कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरे प्यारे भाई। मिलते हैं दूसरे नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।